वेनिस शहर जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर था। यहाँ की नहरें आईने की तरह चमकती, गलियों में हल्की हल्की हवा बहती और हर तरफ एक जादुई एहसास महसूस होता था। इसी शहर के बीचों बीच बना था किंग विलियम्स का पैलेस, जो अपनी राजसी ठाठ से सभी को अपनी ओर खींचता था। महल की दीवारें सफेद संगमरमर की बनी थी, जिन पर शाम की रोशनी गिरती तो वो सोने की तरह चमकने लगती थी। शाम के वक्त महल के बगीचे में खड़ी क्वीन सोफिया महल की चमकती दीवार को एकटक देखती जा रही थी। बस बहुत हुआ, अब और इंतजार सोफिया नहीं कर सकती। अब वक्त आ गया है इस राज्य को उसका नया राजा देने का। अपने दुपट्टे को झटकती हुई रानी सोफिया सीधा राजकुमारी रोज के कमरे में जाती है। मम्मा देखिए ना, पिताजी ने कितनी वैरायटी के कपड़े, क्राउन, सैंडल्स भिजवाए हैं मेरे लिए। इनमें से एक फाइनल करना होगा। कल मेरी ताजपोशी है, पर अकेले ये मुझसे नहीं होने वाला। मैं आपके पास ही आने वाली थी मम्मा, मेरी हेल्प कीजिए। हाय मेरी प्यारी बच्ची, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी ताजपोशी के लिए बहुत ही बेसब्र हूँ? बिल्कुल भी नहीं। भूलो मत कि मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ और तुम हो मेरे बेटे और इस महल के सिंहासन के बीच का कांटा। जिस लड़की के कारण मेरा हैरी राजगद्दी पर नहीं बैठ पा रहा, उसकी मदद करूंगी? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा लगा ये सुनकर कि इस महल की रानी साहिबा और मेरी सौतेली माँ के मुंह से सच तो बाहर आया। यूँ तो आप मेरी मौसी भी हैं, पर वो रिश्ता भी आपसे निभाया नहीं गया। अच्छी तरह जानती हूँ मैं कि मेरी माँ की मौत के पीछे आपका ही हाथ था मौसी जी। और हाँ, ज़बान चलाने से पहले जरा सोच लीजिए, कल सिटी ऑफ वेनिस की नई रानी बनने वाली हूँ मैं। ताजपोशी होने वाली है मेरी। मैं चाहूँ तो होने वाली रानी के साथ बदसलूकी करने के जुर्म में आपको काल कोठरी की हवा खिला सकती हूँ। ताजपोशी कल है ना प्रिंसेस? अब कल सिंहासन पर आप बैठेंगी या मेरा बेटा, वो तो ये काली रात के बीतने पर ही पता चलेगा। ये कहकर रानी सोफिया रोज के कमरे से बाहर आ जाती है और जानबूझकर महल की सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। रानी को इस तरह लुढ़क कर सीढ़ियों से गिरता देख सभी नौकर सिपाही भागते हुए वहां आते हैं और रानी सोफिया को फौरन ही डॉक्टरों की निगरानी में ले जाया जाता है। आप ठीक तो है ना मम्मा? महाराज को छोड़कर बाकी सभी कमरे से बाहर जाएं। तुम भी हैरी, मुझे महाराज से बात करनी है। पर मम्मा, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ये सिटी ऑफ वेनिस की रानी का आदेश है। रानी सोफिया के आदेश को मानकर सभी कमरे से बाहर चले जाते हैं। आपको इतनी गहरी चोट आई है क्वीन सोफिया, और इस वक्त भी आपको कोई जरूरी बात करनी है? कभी तो खुद के बारे में सोचिए। क्या बात है जो आपको इतना बेचैन कर रही है? बताइए। मैंने रोज को हमेशा खुद की बेटी मानकर पाला है। अगर दीदी की जान चली गई तो इसमें मेरी क्या गलती? कल रोज की ताजपोशी होने वाली है और अभी से ही उसमें इतना घमंड आ गया है कि उसने मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। ये बात मैं बाकी सभी लोगों के सामने तो नहीं कह सकती थी ना। रोज भले ही मुझे अपनी माँ न माने, पर मैं तो उसे बेटी मानती हूँ ना राजा साहब। वो भले ही मेरे साथ कितना भी बुरा सलूक करे, मैं सब नजरअंदाज कर दूंगी। पर इसी गुस्से में अगर उसने राज्य का कार्यभार अपने हाथों में लिया तो कल को ऐसा ना हो कि नादानी में वो आपके ही खिलाफ जंग का ऐलान कर दे। मुझे लगता है कि इस राज्य की जिम्मेदारी रोज के कमजोर कंधों पर डालने से पहले हमें उसे थोड़ा और वक्त देना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं क्वीन सोफिया, पर पूरे राज्य में हम ये ऐलान कर चुके हैं कि कल राज्य को उसका नया अधिकारी मिलेगा। तो आपका खून ही तो है हैरी। कुछ समय के लिए हम उसे राजा घोषित कर देते हैं, फिर जब रोज राज्य का काम संभालने के लिए तैयार हो जाएगी तब हम उसे उसका सिंहासन लौटा देंगे। क्वीन सोफिया अपनी शतरंज की चाल ऐसी चलती है कि उसे अपनी सौतेली बेटी से छुटकारा भी मिल जाता है और हेनरी को राजगद्दी भी। अगली सुबह यहाँ राजमहल में हेनरी की ताजपोशी हो रही थी, तो दूसरी ओर गुस्से में किंग विलियम अपनी बेटी रोज को बिना किसी शाही ठाट बाट के साधारण वेशभूषे में महल से दूर
एक अनजान गांव में भेजने का फरमान सुना देते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि डैडी मेरे साथ ऐसा करेंगे। मैं कभी वापस नहीं आऊंगी, कभी नहीं। महल के 2 नौकर राजकुमारी को दूर गांव में छोड़कर वापस आ जाते हैं। गांव में एक अनजान लड़की को देखकर एक किसान जॉन और उसकी पत्नी एला उसके पास जाते हैं। कपड़ों से तो तुम साधारण लगती हो, पर तुम्हारे चेहरे की चमक बता रही है कि तुम किसी आम घर की नहीं हो। क्या तुम अपने लोगों से बिछड़ गई हो? मैं जो भी थी वो मेरा अतीत था। फिलहाल मैं बेसहारा हूँ, पर मुझे खेती करनी आती है। क्या आप लोग मुझे काम दे सकते हैं? मेरी प्यारी बच्ची, हम तुमसे काम कैसे करवा सकते हैं? भगवान ने हम दोनों को बच्चा नहीं दिया था। इस बात के लिए मैं हमेशा भगवान से शिकायत करती थी। आज तो उसने मेरी इच्छा पूरी की है। अपनी बेटी से मैं काम कैसे करवा सकती हूँ? चलो, तुम मेरे साथ घर चलो। एला रोज को अपने घर ले जाती है। घर क्या, एक छोटी सी झोपड़ी जिसके बाहर था छोटा सा बगीचा और पीछे कुछ खाली जमीन। लगता है आप घर का दरवाजा लगाना भूल गई थी मिस एला। देखिए, आपका घर कितना गंदा हो गया है। आप आराम से बैठिए, मैं झाड़ू लगा देती हूँ। राजकुमारी, जिसने आज तक कभी एक तिनका भी नहीं उठाया था, झोपड़ी में झाड़ू लगा रही थी। झोपड़ी के बाहर बांधे गए खरगोश, गिलहरियां सब एक टक से रोज को देखे जा रहे थे। तुमने पहचाना इसे? ये तो राजकुमारी रोज है। तू ना सिर्फ चाल में मुझसे तेज है, बाकी दिमाग तेरा कमजोर ही है। मैंने तो राजकुमारी की गंध से ही पहचान लिया था कि ये कहीं की शहजादी है। न जाने कितने सालों से हमारे गांव में सूखा पड़ा हुआ है। अब राजकुमारी आ गई है ना, देखना दिन बदल जाएंगे। इसी तरह दिन बीत रहे थे। राजकुमारी सुबह सुबह भेड़, बकरियों और गायों को चराने लेकर जाती। लौटते वक्त जंगल से फल और लकड़ियां तोड़ कर लाती और जो कुछ भी मिलता उसी में गुजारा करती। रोज की तरह आज भी अपना उदास चेहरा लिए जॉन अपने घर वापस लौटता है। अब मैं हिम्मत हारने लगा हूँ एला। मुझे नहीं लगता कि हमारी जमीन पर कभी भी खेती हो पाएगी। अब इन मवेशियों को भी आजाद कर देना चाहिए। इन्हें भी कब तक ही खाना दे पाएंगे हम? हमें यहाँ से भेज दिया जाएगा। अब हम क्या करेंगे? भूखी मर जाऊंगी, पर यहाँ से नहीं जाऊंगी। एला और जॉन बहुत अच्छे हैं और रोज भी। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मैं तो कहती हूँ, एक बार हमारी बेटी रोज को हमारी जमीन पर लेकर जाइए। हो सकता है इसके पैर पड़ने से जमीन फिर से हरी हो जाए। तुम चलोगी मेरे साथ रोज बेटा? सिर्फ चलूंगी नहीं अंकल जॉन, मैं आपके साथ खेती भी करूंगी। अगली सुबह कुदाल लेकर रोज जॉन के साथ उसकी बंजर जमीन पर चली जाती है। जैसे ही रोज जमीन पर कुदाल मारती है, ऊपर से बारिश होनी शुरू हो जाती है और वो जमीन जिसमें पिछले 5 सालों से पानी की एक बूंद नहीं मिली थी, पानी से भीग जाती है। अब हर रोज भी खेत पर आती और खेती करती। ऐसा कैसे हो सकता है? चावल के दाने के साथ धान में सोने भी निकल रहे हैं। तुम्हारे हाथ में तो जादू है रोज। रोज का हाथ लगने से अनाज के साथ साथ खेत में हीरे मोती की पैदावार होने लगी थी और साल भर के अंदर अंदर ही जॉन और एला राजाओं की तरह शानो शौकत वाली जिंदगी जीने लगते हैं। रोज का अपना महल होता है, अपना इलाका होता है। क्यों बड़ी, तुम्हें नहीं लगता कि रोज को अपने घर की याद आती होगी? मुझे लगता है कि हमें पंछियों की मदद लेकर रोज के घर को ढूंढने में उसकी मदद करनी चाहिए। तुम्हारे तो कोई खास दोस्त है ही नहीं, तुम महल के अंदर ही रहो। मैं जाता हूँ और चीपी चिड़िया से इस बारे में खबर लेकर आता हूँ। चीपी चिड़िया एक जासूस चिड़िया थी। वो उड़ती हुई सिटी ऑफ वेनिस में पहुंच जाती है और राजमहल के अंदर सोफिया और हेनरी के बीच की बातचीत को सुन लेती है। महाराज को नशे की ऐसी आदत लगाई है मैंने कि अब वो हर रोज बस अपनी बेटी की याद में पीते और रोते रहते हैं। कुछ दिनों में वो रोते रोते मर जाएंगे, फिर हम दोनों आराम से इस महल में रहेंगे। चीपी चिड़िया फौरन इस बात को बनी और रैबिट को बताती है और रैबिट रोज को। तुम बोल सकते हो। फिलहाल इस बारे में बात नहीं करते हैं रोज। तुम्हें अपने पिताजी को और अपने राज्य को बचाना होगा। रोज अपने सैनिकों के साथ सिटी ऑफ वेनिस पर हमला कर देती है।
और हेनरी को सिंहासन से हटाकर खुद वहाँ की रानी बन जाती है। इन माँ बेटे को काल कोठरी में डाल दिया जाए और पिताजी को संभालना कैसे है वो मैं जानती हूँ। सोफिया और हेनरी को उनके काले करतूतों की सजा मिल जाती है और रोज को उसकी राजगद्दी